नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की जो क्लास होगी आरएस प्रीलिम्स में जो विज्ञान विषय के जो पहले पेपरों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस पोर्शन पर ज़्यादा जोर देना है, आपका सिलेबस किस प्रकार का है। तो विज्ञान विषय का ढांचा जो भी आपके आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में है उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन लेंगे पुराने पेपर्स को जो 2021 में आया था प्रीलिम्स का पेपर, उसमें जो 17-18 प्रश्न आए थे साइंस के वो किस स्तर के आए थे और इसको देखकर आपको ये सीख लेनी है कि अपन को किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है। तो आज अपन 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें जो विज्ञान विषय आई थी उसकी अपन बात करेंगे। तो साइंस एंड टेक 2021 में जो भी चीज़ें आई थी उस पर अपन बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको किस पर ज़्यादा जोर देना है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो आरएस प्रीलिम्स है, इस आरएस प्रीलिम्स का जो पेपर होता है एक ही पेपर होता है, इसको केवल पार करना होता है। आखिर में जो आरएस मेंस के बाद में इंटरव्यू के बाद में आपका रिजल्ट आता है उसमें प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होते हैं, इसको केवल पार करना होता है और पार करोगे तभी मेंस दे पाओगे। तो आरएस प्रीलिम्स में जो साइंस की बात करेंगे, ये साइंस आपके पेपर में शामिल है और 17 से 18 प्रश्न इसके आते हैं सामान्य तौर से। जो प्रश्न पत्र पहला है उसका नाम है जीके एंड जीएस, मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अधिकतम 200 अंकों का पेपर होता है और 3 घंटे आपको मिलते हैं जिसमें से आपको 150 प्रश्न आते हैं। और आरएस प्रीलिम्स की यदि मेरिट को आप देखोगे तो लगभग यदि अपन बात करें, यदि आप 50% कवर करते हो यानी 150 में से 75% यदि आपके सही हैं तो आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। अब अपन आरएस प्रीलिम्स में साइंस के सिलेबस, साइंस और टेक की बात करते हैं तो इसमें आपका सिलेबस क्या क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सिलेबस किस प्रकार का है। तो यहाँ देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं एवरीडे लाइफ में, तो ये आपका पहला टॉपिक है। यानी आपकी बेसिक साइंस किस प्रकार की है, वो दैनिक जीवन में कौन से रसायनों का उपयोग लेते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से अपन सीख पाते हैं कि विज्ञान नामक कोई चीज होती है। तो जो अपन एवरीडे जो होती है उस एवरीडे में साइंस का जो बेसिक एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं। फिर दूसरा हो गया, देखो ये बेसिक साइंस का टॉपिक है। दूसरा अपन देखें कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इसमें शामिल है। तीसरा है रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। फिर है नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी। अब आप चीज देखो, ये तो क्या होगी, बेसिक साइंस का टॉपिक है। फिर आप यहां से यहां लीजिए, देखो ये है टेक्नोलॉजी का पोर्शन। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी है और चौथा नैनो टेक्नोलॉजी और पांचवा बायोटेक्नोलॉजी और फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो ये टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। फिर वापस से बेसिक साइंस है जिसमें आहार एवं पोषण है, रक्त समूह है और आरएच कारक है। फिर स्वास्थ्य देखभाल है, संक्रामक और असंक्रामक और पशुजन्य रोग, जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी है। फिर है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। फिर जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये एनवायरमेंट का है यानी पर्यावरण से संबंधित है। फिर कृषि विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वानिकी है, पशुपालन है, लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको बात करनी पड़ेगी। और लास्ट का पोर्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट राजस्थान में किस प्रकार से हुआ है तो उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक मिल जाता है ये, तो वहां से ये टॉपिक उठाया गया है। तो यहाँ आपको समझने लायक बात यह है कि ये बेसिक साइंस का है, फिर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, फिर ये वापस साइंस है। लेकिन साइंस कैसी, ये भी बेसिक ही है। तो आपको टेक्नोलॉजी यदि नहीं भी आती है, आप बेसिक साइंस पढ़ के भी प्रीलिम्स आसान से क्लियर कर पाओगे। और 15 से 17 जो प्रश्न आते हैं, यहाँ तक कि 20 की बात कर लेते हैं, तो 20 में से आप आराम से 10-12 प्रश्न आराम से सही कर लो यदि आपकी बेसिक साइंस अच्छे से आती है तो। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश का भी सिलेबस है, वापस वही हिंदी को इंग्लिश में कर रखे हैं अपन। अब प्रश्न कितने कितने आते हैं, कौन कौन से टॉपिक में से देखिए,
टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन की यदि अपन बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी से 2%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फिर 2%, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से 1%, फिर आहार पोषण, फिर रक्त समूह और आरएच कारक इससे फिर 2%, फिर स्वास्थ्य देखभाल यानी रोगों से प्रश्न बनते हैं, यहाँ देखो 5%, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक और पशुजन्य रोगों से 5% बन रहे हैं। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी इससे 2%, फिर जैव विविधता प्राकृतिक संरक्षण तो इसमें से केवल 0%, कोई प्रश्न नहीं बना इसमें पिछली बार। फिर कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन राजस्थान के संदर्भ में 1%, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ फिर ये 1%, फिर दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व 1%। अब यहाँ आपको समझने लायक बात कौन सी है कि प्रश्न ज्यादा किसमें से पुटअप हो रहे हैं, 5% इसमें से बन रहे हैं। यानी रोगों का टॉपिक स्वास्थ्य और देखभाल या मानव स्वास्थ्य एवं देखभाल या रोग, इस टॉपिक में से 5% पुटअप हो रहे हैं। दूसरा ब्लड ग्रुप्स वगैरह आहार पोषण से 2% पुटअप हो रहे हैं। तो देखो मोटे तौर से आपको फोकस करना, देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी 2%, फिर यहाँ से 2%, फिर 5% यहाँ से, फिर 2% पर्यावरण से, यानी बेसिक साइंस से ज्यादा है। टेक्नोलॉजी की यदि अपन बात करें देखो 5% पूरे टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, बाकी वाले पोर्शन से कितने बन रहे हैं तो देखो 2 5 7 7 और 2 9, फिर 10 11 और 12% इसमें से बन रहे हैं, और 5% केवल टेक्नोलॉजी में से बन रहे हैं, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में से। तो बेसिक साइंस से 12% बन रहे हैं। फिर देखिए आप, अब देखो प्रश्नों का माध्यम किस प्रकार से होता है, तो लगभग 50% जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल इजी आते हैं, इजी आते हैं, बिल्कुल सरल आते हैं, एकदम सरल आते हैं। फिर मीडियम आते हैं लगभग 11%, और फिर कठिन की बात करते हैं तो जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं वो लगभग 10 से 20% होते हैं, जो हार्ड लेवल के एकदम प्रश्न होते हैं। फिर अपन बात करें तथ्यात्मक फैक्चुअल चीजें, साइंस के अंदर एक चीज है फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो फैक्चुअल चीजें लगभग 86%, और कुछ विश्लेषणात्मक चीजें हैं वो केवल और केवल 14%। यानी आपको ज्यादा ध्यान देना है फैक्चुअल पे, तथ्यों पर ध्यान ज्यादा देना है। तो साइंस में और टेक्नोलॉजी में जो प्रश्न बनते हैं वो तथ्यों पर आधारित ज्यादा बनते हैं। तो फैक्चुअल यानी जिसके एनसीईआरटी वगैरह जो बेसिक साइंस क्लियर है ना, वो साइंस बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा। फिर अपन बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न कौन कौन से है 2021 के प्रीलिम्स में। पहला है निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, डिजोल्व इन फैट, यानी वसा में कौन कौन से विटामिन से जो घुलनशील होते हैं। तो यहां पर देखिए जो विटामिन होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं ए डी ई और के, ई और के, ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहां पर आप ऑप्शन देखिए, पहला है सी एवं ई, तो सी और ई ध्यान रखना नहीं है। फिर बात करते हैं अपन ए और सी, क्योंकि देखो यहां पर देखो सी तो जल में घुलनशील है, दूसरा ए किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ए किस में घुलनशील है, वसा में, और सी जल में घुलनशील है। ए एवं डी, ए और डी दोनों ही किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अपन को पूछा किसमें है, वसा में घुलनशील है, तो सही आंसर कौन सा हो गया ए एवं डी, ये दोनों ही किस में घुलनशील है भाई साहब, वसा में घुलनशील है। तो यहां इस बात को आपको फोकस करना है। फिर देखिए आप, ये वही बातें हैं आपको बताई हुई है। फिर दूसरा प्रश्न है दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है। आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल से, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया से, और फिर चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। तो यहां आप देखिए जो मलेरिया होता है वो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। इस प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वो क्या होती है, संक्रामक अवस्था होती है। और सबसे जो खतरनाक मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, फैल्सीफेरम से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया के इलाज में जो सिनकोना पादप से प्राप्त जो छाल होती है उससे कुनैन बनती है, तो कुनैन का उपयोग लिया जाता है।
मच्छरों की लार्वा को खत्म करने के लिए गैम्बूसिया नामक मछली को पानी में डालते हैं, पानी के ऊपर कैरोसिन वगैरह डालते हैं ताकि लार्वा डूब जाए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं उसमें। कुछ बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। फिर आगे देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है। अब ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस होता है ये किससे होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से होता है। तो ये किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये भी एक बेसिक रोगों से प्रश्न था। इसमें वही बात है, इसमें हाँ ये ध्यान रखना, जो इसका वाहक होता है वो कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस फैलसीवी वायरस परिवार का एक विषाणु है। क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है और ये होता किससे है? JEV से, यानी जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से होता है। फिर अपन बात करते हैं, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो जो साइंस है बिल्कुल बेसिक तौर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी केवल 4 प्रश्न आते हैं, 4 या 5 प्रश्न आते हैं। वो आप करंट से भी क्लियर कर सकते हैं। करंट यदि किसी की अच्छी है तो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वहां से भी आपका क्लियर हो सकता है। फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें कौन सा मुख्य भाग होता है? तो CNG का मुख्य भाग कौन सा होता है? पहला है एथेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा मीथेन और चौथा ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मीथेन यानी CH4। लगभग 85% भाग कौन होता है? CNG होता है। CNG का कौन सा भाग होता है? मीथेन वाला भाग होता है। CNG जो होती है LPG की तुलना में थोड़ी क्या होती है? हल्की होती है, लेकिन ईंधन के रूप में ये बहुत ही अच्छी है, वांछनीय। पेट्रोल वगैरह से थोड़ा अच्छा इसका क्या होता है? बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स प्रदान करती है CNG। मीथेन के बारे में ये भी ध्यान रखना, जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस, उस गोबर गैस में भी अधिकतर हिस्सा किसका होता है? मीथेन का हिस्सा होता है। इसी मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, दलदली भागों से निकलती है। इसे ये भी ध्यान रखना, धान के खेतों से निकलती है। क्लेथरेट गैस भी कहते हैं, समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं क्लेथरेट, तो क्लेथरेट गैस भी कहलाती है। ये जो मीथेन होती है, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, उनसे भी ये मीथेन गैस निकलती है। फिर अपन देखते हैं, कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी है? कड़कनाथ किसकी किस्म है? नस्ल किसकी है? पहला है सांड की, दूसरा बकरे की, तीसरा है भैंसे की, चौथा है मुर्गे की। तो कड़कनाथ जी फैक्चुअल पर्सन है। जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये किसका है? मुर्गे की किस्म है। कौन सी? कड़कनाथ। जो काला काला MP के झाबुआ, छत्तीसगढ़, यहाँ बस्तर वाले इलाके में ये जो कड़कनाथ नस्ल है ये पाई जाती है। ये मांस में बहुत ही प्रबल होती है, मतलब मांस इसमें अधिक पाया जाता है। काले रंग का होता है ये कड़कनाथ। तो कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल धार, झाबुआ, MP, बस्तर, छत्तीसगढ़, गुजरात के जिलों में उत्पन्न हुई और ये जो विषम परिस्थितियां होती है तो वहां पर ज्यादा पाई जाती है, मतलब गर्म जलवायु में भी ये पाई जाती है, जीवित रह सकती है। कड़कनाथ काले मांस एवं हड्डियों के साथ काले मुर्गे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछली सदी में जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसमें कितनी वृद्धि हुई? वैश्विक तापमान में कितनी औसत वृद्धि हुई है? पहला ऑप्शन है 3.0 फ़ारेनहाइट, दूसरा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 2.4 फ़ारेनहाइट। तो इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामने सा है, सामान्य तौर से अपन पढ़ते ही रहते हैं कोप वगैरह के अंदर। तो पिछली शताब्दी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है, इसलिए विकल्प 2 सही है। और सबसे ज्यादा जो गर्म वर्ष था वो 1995 के साथ रिकॉर्ड पर क्या सबसे गर्म वर्ष था? 1995। तो जलवायु वाला टॉपिक पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, तो ये इसमें वहां से प्रश्न था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। जो राजस्थान में साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1983 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के तहत राजस्थान में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? जोधपुर में है। इसका काम क्या है? सर्वे का। जैसे फसल का खराबा हो गया कहीं पर
कहीं पर बाढ़ आ गई तो इसका काम क्या है, वहां पर सर्वे करना, किस तरह का खराबा हुआ है ना, तो ये सर्वे का काम करता है। फिर अपन देखते हैं, वही बातें हैं, 1983 में क्या हुई थी, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। तो अगला अपना 8वां प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है या कौन सी घटना हो सकती है उसके माध्यम से पहुंचती है। पहला है ध्वनि के बहुविवर्तन से, तो ध्वनि की कौन सी घटना से ये आपके पास जो डॉक्टर होता है, जो स्टेथोस्कोप कान में लगाता है, उसके पास पहुंचता है। ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। तो आपके विकल्प हैं 4। अब देखो स्टेथोस्कोप क्या होता है, परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हर्ट जब लब डब की ध्वनि उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर इसकी दीवारों पर क्या करेगा, दीवारों पर परावर्तन होगा, उसकी ध्वनि निकलेगी, ध्वनि निकलते दीवारों पर परावर्तित होगी, फिर स्टेथोस्कोप से फिर परावर्तित, तो बहुपरावर्तन की घटना पर यह आधारित होगा। इसका विकल्प कौन सा होगा, दूसरा सही होगा। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी, लेनेक ने की थी। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी, लेनेक ने की थी। तो वही बात है, विकल्प कौन सा सही है, दूसरा सही है, क्योंकि ध्वनि के कई परावर्तन के कारण दिल की धड़कन की आवाज डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। अगला है माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता और गर्भस्थ शिशु। इसको थोड़ा डिटेल से समझिए आप। एक चीज आप देखते हो, गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। इस घटना में क्या होता है कि जो आरएच कारक होता है वो जिम्मेदार होता है। यदि किसी नर का या फिर माता का और पिता का बात कर लेते तो यदि किसी पिता का ब्लड ग्रुप और यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप, पिता का यदि आरएस पॉजिटिव हो और माता का आरएस नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और इनकी संतति किस प्रकार की हो गई, आरएस पॉजिटिव की हो गई। अब ये जो बच्चा है माँ के गर्भ में रहता है तो माँ का जो ब्लड ग्रुप आरएच माइनस है, जबकि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप आरएच प्लस है, आरएच पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगी, क्रिया होनी शुरू होगी, स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन प्रथम में तो क्या होगा, इतनी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन जब दूसरा संतति पैदा होगा और यदि वो भी आरएच पॉजिटिव का पैदा हो रहा है तो ये मर जाएगा। ये रोग क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो आपसे पूछा भी यही गया है कि जो आरएच कारक होता है, यानी आरएच रक्त प्रकार की जो विसंगति की समस्या है, तो माता और उसका गर्भस्थ शिशु क्या होगा, तो माता क्या होगी, आरएच हीन होगी। और पहले ऑप्शन देखो, आरएच सहित, आरएच हीन, आरएच हीन, आरएच सहित, आरएच हीन, आरएच हीन, आरएच सहित और आरएच सहित। तो सीधी सी बात है, माता क्या होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव यानी आरएच हीन, और गर्भस्थ शिशु क्या होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव यानी आरएच सही। तो इसका विकल्प भी कौन सा होगा, दूसरा सही होगा। बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न आते हैं। आगे देखिए आप, 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और एएस वीनर ने इसके क्या बारे में खोज की थी, आरएच की। मका का रिसर्च में की थी, जिसमें आरएच उपस्थित है वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो आरएच नेगेटिव। अगला ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, इवान सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा है डाउन सिंड्रोम और चौथा है ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब देखो, ट्राइसोमी और मोनोसोमी आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइसोमी होती है और दूसरी होती मोनोसोमी। ट्राइसोमी का मतलब देखो, मानव में क्या होते हैं गुणसूत्र, 44 प्लस या तो XX होंगे या X और Y होंगे। वापस यही बात कर लें, 44 प्लस XX या X और Y होंगे। तो ट्राइसोमी की स्थिति में क्या होगा, ये केवल 2 गुणसूत्र है, ये भी 2 गुणसूत्र, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, वो होते हैं ट्राइसोमी। और जिसमें यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, यानी 44 प्लस X और X है लेकिन XY भी है माना कि नर में, तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, यानी कितने गुणसूत्र बच जाएंगे, केवल 45 गुणसूत्र बच जाएंगे। तो इस प्रकार की जो विकृति होती है वो होती मोनोसोमी, और जिसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं वो होती है ट्राइसोमी। आपसे पूछा क्या गया है, ट्राइसोमी 21 और 21 यानी जिसमें गुणसूत्री विपतन 21वां प्रभावित हो रहा हो, वो डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मस्तिष्क का विकास सही से नहीं होता है, मंगोलिज्म की प्रकृति पाई जाती है। तो ये डाउन सिंड्रोम के क्या होंगे, और डाउन सिंड्रोम होता किससे है, तो ध्यान रखना 21वें गुणसूत्र की अतिवृद्धि से।
जब 21 का गुणसूत्र अतिवर्ती हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47, यानी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। आगे देखिए आप, अगला आपके सामने प्रश्न है क्वांटम डॉट क्या है। तो क्वांटम डॉट पहला है 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब है। दूसरा है रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप है। तीसरा है एक कल्पित नैनो रोबोट है। चौथा है अर्धचालक नैनो संरचना है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है ये, यानी अर्धचालक नैनो संरचना है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनोटेक, तो नैनोटेक का मतलब होता है 1 से 100 नैनोमीटर तक के जो आकार के अणु है उसका अध्ययन करना। तो यहां पर जो क्वांटम डॉट है वो अर्धचालक एक नैनो स्ट्रक्चर है, यानी इसकी आकृति लगभग क्या 1 से 100 नैनोमीटर के आकार की होती है और नैनो टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। और नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो नैनोमीटर, ठीक है, ये तो नैनोमीटर की बात होगी। नैनो टेक्नोलॉजी अत्यंत छोटी मशीनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अक्सर परमाणु पैमाने पर आयामों को व्यक्त करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग लिया जाता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आदर्श वाक्य क्या है? जागृतम अहर्निशम। दूसरा है तेजस्विनाव धीतमस्तु। तीसरा है बलस्य मूल विज्ञानम। चौथा है वयम रक्षाम। तो इसका सही आंसर है बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, और समीर V कामंत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में DRDO का बहुत ही ज्यादा योगदान है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है और सबसे बड़ा भारत का डिफेंस के क्षेत्र में शोध संगठन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? नहीं जब भी आए उसको पहले गोला कर लीजिए। जूनोटिक का मतलब होता है पशुजन्य रोग। तो जूनोटिक रोग आपके ऑप्शन है म्यूकर माइकोसिस, दूसरा रेबीज, तीसरा प्लेग, चौथा सारस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सारस। तो यहां पर आप नाम से ही देख रहे हो, म्यूकोरमाइकोसिस ये होता है कवक से, फंजाई से होता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ये नहीं है। बाकी प्लेग चूहों से, ये रेबीज कुत्तों को काटने से या मवेशियों के जो लार होता है उससे, सारस ये जो चमगादड़ वगैरह होती है उससे सारस फैलता है, तो ये पशुजन्य है। लेकिन ये जो फंजाई से फैलने वाला म्यूकोरमाइकोसिस है, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए आप, ये कुछ जूनोटिक डिजीज दे रखे हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स। दूसरा है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। तीसरा है मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर। चौथा है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। अब देखो ये युक्ति क्या है, मेम्स सुने होगा आप, मेम्स, ये मेम्स वाली युक्ति की बात ही हो रही है। तो मोइम्स क्या होता है? तो देखो, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, यानी सीधी सी बात है। यहां पर ऑप्शन दूसरा देखो, ऑप्टो का मतलब होता है ऑप्टिकल, यानी प्रकाशीय क्षमता भी है, प्रकाशीय युक्ति भी है, प्रणाली भी है। दूसरा इलेक्ट्रो, यानी इलेक्ट्रिकल जो पद्धति है, विद्युत वाली क्षमता है, वो भी इसमें प्रणाली है। तीसरा यांत्रिकी यानी मैकेनिकल सिस्टम भी है। तो तीनों सिस्टम मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? तो ध्यान रखना, मोइम्स। और ये किस प्रकार की संरचना लगभग है? मीम्स के समान है, MEMS के समान है। तो वही माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है और इसे मेम्स के रूप में भी जाना जाता है। यांत्रिकी, ऑप्टिकल और विद्युत प्रणाली का एकीकरण है। बहुत छोटे आकार में ऑप्टिकल संकेतों को संवेदन एवं हेरफेर करना शामिल है। ये ध्यान रखना, हार्वे सी नाथनसन 22 अक्टूबर 1936 से 22 नवंबर 2019 को इनकी डेथ हुई थी। अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने पहली बार मेम्स बनाया था। क्या बनाया था? माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम बनाया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा।
तो MEMS ध्यान रखना, दूसरा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम ध्यान रखना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इनका उपयोग आईफोन्स वगैरह से लेकर ऑटोमोबाइल तक में इसमें उपयोग लिया जाता है। तो ये प्रणाली ध्यान रखना, मियोम्स, ये इस प्रकार का प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता? और नहीं जब भी दिखे आप उसको बोला कर लीजिए। पहला ऑप्शन है का बैंड, दूसरा है सी बैंड, तीसरा है एमएफ बैंड, चौथा है क्यू बैंड। देखो, उपग्रह संचार प्रणाली के लिए कई प्रकार के बैंडों का अपन उपयोग लेते हैं। जैसे अपन एल बैंड की बात करते हैं, एस बैंड की, सी बैंड की, एक्स बैंड की, क्यू बैंड की और का बैंड की। लगभग इतने प्रकार के बैंडों का अपन उपयोग लेते हैं। बैंडों का मतलब होता है इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं। जैसे एल बैंड की बात करें, फ्रीक्वेंसी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होती है, फिर 2 से 4 गीगाहर्ट्ज है, फिर 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज है, फिर 12 से लगभग 16, फिर 26 से लगभग 31 गीगाहर्ट्ज के आसपास की इनकी फ्रीक्वेंसी बैंड होती है। तो जो एमएफ यानी मिडिल फ्रीक्वेंसी वाला बैंड होता है, इसका अपन उपयोग संचार प्रणाली में नहीं लेते हैं, उपग्रह संचार प्रणाली उपयोग नहीं लेते हैं। वापस वही बात है, एल बैंड वगैरह है तो एमएफ का उपयोग नहीं लेते हैं। और एल बैंड 1 से 2 गीगाहर्ट्ज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस सिस्टम उपयोग लेते हैं। और जो सैटेलाइट मोबाइल्स होते हैं इसमें भी इसका उपयोग लेते हैं। तो इस प्रकार के बैंड इसमें होते हैं। फिर देखिए आप, अगला है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारस्यिकी तंत्र में पाया जाता है? बायोमास का जो पिरामिड होता है वो उल्टा किस में पाया? देखो, पिरामिड्स होते हैं वो एल्टन ने दिए थे 1927 में। 3 प्रकार के पिरामिड्स का अपन अध्ययन करते हैं, जैव संख्या का, दूसरा जैव भार का और तीसरा जैव ऊर्जा का। तो 3 प्रकार के हैं जो अपन पिरामिड्स का अध्ययन करते हैं। आपसे पूछा गया बायोमास यानी जैव भार का, तो जैव, ये देखो, जैव संख्या का भी सीधा और उल्टा दोनों होते हैं, जैव भार का भी सीधा और उल्टा दोनों होते हैं, लेकिन जैव ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है। और आपसे पूछा गया है जैव भार का, देखो, समुद्री, दूसरा घास का मैदान, तीसरा वन और चौथा है टुकड़ा। तो बायोमास का जो उल्टा पिरामिड होगा वो किसका होगा? ध्यान रखिएगा, समुद्री का। लेकिन आपसे पूछ ले वृक्ष का पिरामिड, तो वो ध्यान रखना जैव संख्या का पिरामिड क्या होगा? उल्टा होगा। तो यहां बायोमास का पूछा है तो इसका सही आंसर होगा समुद्री। तो एक तालाब या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। फिर अपन बात करें पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जैव संख्या के आधार पर क्या होता है? उल्टा होता है। नहीं, वृक्ष की बात करेंगे तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही कैसे होते हैं? बिल्कुल सीधे होते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है 17वां। कुल 17 प्रश्न आए थे। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात या पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजुलेशन 1080 पिक्सल का अर्थ क्या होता है? यहां आप इतना सोचिए कि 16:9 का अनुपात किस में हो रहा है। देखिए आप, तो केवल एक ऑप्शन नहीं हो रहा है, यहां पर 16:9 का नहीं हो रहा, यहां पे भी नहीं हो रहा, यहां पे भी नहीं हो रहा, केवल इस ऑप्शन में हो रहा 1920 गुणा 1080 पिक्सल। तो इसमें अनुपात कितना हो रहा है? 16:9 आ रहा है। ठीक है। जो हाई रेजोल्यूशन वाली क्षमता होती है वो इस प्रकार की क्षमता, जैसे आईफोन्स वगैरह में इसका उपयोग होता है, जो बहुत हाई रेजोल्यूशन क्षमता आपको दिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1920 गुणा 1080, 16:9 के अनुपात। तो विकल्प कौन सा सही होगा? 2। तो ये विज्ञान विषय के आपके सामने क्या थे? प्रश्न थे जो 2021 के प्रीलिम्स के पेपर में आए थे। तो कुल कितने प्रश्न बने थे? ध्यान रखना, 17 प्रश्न बने थे। और 17 प्रश्न में सर्वाधिक प्रश्न किस टॉपिक में से बने थे? स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, और दूसरा आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक। और आरएच कारक और रक्त समूह एक ऐसा टॉपिक है, आप जहां कहीं भी पेपर उठा के देखो प्रीलिम्स का, 100% इसका प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। और मैं यदि सजेशन के तौर पर आपसे कहूं कि आपको यदि पढ़नी कौन सी बुक्स है, तो 9th-10th की एनसीईआरटी या पुरानी आरबीएससी की आपके पास किताबें हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको भेज दूंगा, वो आप जरूर पढ़ें। उससे आपकी बेसिक साइंस का ढांचा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो ये चीज आप करेंगे तो साइंस वाले जो 17, 18 या फिर 20 भी प्रश्न आ सकते हैं वो आराम से आप क्लियर कर पाओगे। प्रीलिम्स तो एक सीढ़ी है साहब, इस सीढ़ी में आप जितना ज्यादा फैक्चुअल चीजें आपकी क्लियर हैं वो मेंस में भी आपकी मदद करेगी।
और मैंने इससे पहले एक वीडियो ले रखा है जिसमें आपको सिलेबस एनालिसिस किया था कि सिलेबस में सर्वाधिक आपके किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने राजस्थान पार्ट बताया था, फिर ज़्यादा आपकी कौन सी अच्छी क्लियर है तो उसको आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। साइंस जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल बेसिक जिसकी ढंग से क्लियर है वो आराम से 10% के आसपास कर सकता है, तो प्रीलिम्स कोई बर्डन नहीं है उसके लिए। तो प्रीलिम्स के लिए ये आपका जो सिलेबस है, टेक्नोलॉजी वाले 3 पोर्शन मैंने आपको बताए, और फिर बेसिक साइंस ये दैनिक जीवन यानी कि मूलभूत तत्व हो गया, स्वास्थ्य देखभाल, आहार एवं पोषण का RH कारक है ना, रोग्स वगैरह, पर्यावरण हो गई, जैव विविधता हो गई, कृषि विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान विशेष संदर्भ, बहुत सरल सरल टॉपिक है ये। तो आप साइंस को अच्छे से क्लियर करके फिर आप RS प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। हमारे चैनल से जुड़िएगा, लगातार सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और जो सिलेबस है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया गया है, वहाँ से आप एनालाइसिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।